तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जो वर्णमाला पर आधारित था। तो आइए सर्वप्रथम उसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए, अभ्यास 1 का ये आंसर है, अभ्यास 2 का ये आंसर है, अभ्यास 3 का ये है और कुछ ये इधर में है, और अभ्यास 4 का आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ। तो इसका प्रत्येक का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उससे अपना मिलान कर लें। उसके बाद आइए, आज का टॉपिक हम लोग का है जो है व्यंजनों को मिलाना। अब तक हम लोग सिंगल व्यंजन पढ़ रहे थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है सिंगल व्यंजन से शब्द नहीं बन सकते हैं। शब्द बनने के लिए व्यंजनों को मिलाना पड़ेगा, और फिर आगे चल कर के सिर्फ व्यंजन से ही नहीं, शब्द में व्यंजन और स्वर दोनों का योग रहता है। तो अभी हम व्यंजन को मिलाना सीखेंगे। जो हिंदी शॉर्ट हैंड हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ऋषि प्रणाली का शॉर्ट हैंड है। तो आइए विशेष समय न लेते हुए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, अब हमको व्यंजन मिलाना है, तो इसके लिए एक नियम है। नियम ये कहता है कि जहाँ से पहला व्यंजन अंत होता है वहीं से दूसरा व्यंजन शुरू करना है। तो शुरू कैसे करना है? हाथ उठाना आपको नहीं है। मतलब जो व्यंजन ऊपर से नीचे लिखे जा रहे हैं उसको ऊपर से नीचे लिखना है, जो बाएं से दाएं लिखे जा रहे हैं उनको बाएं से दाएं लिखना है, और जो नीचे से ऊपर लिखे जा रहे हैं वो नीचे से ऊपर की ओर ही लिखना है। मतलब जो जैसे हम लोग पढ़े थे उसको उसी तरीके से लिखना है, बीच में हाथ नहीं उठाना है। तो आइए पहले हम 2 अक्षरों वाले कुछ शब्दों को देखते हैं और साथ ही नियमानुसार हम लोग लिखते हैं। जैसे देखिए, शक लिखना है, तो कोई भी स है हम लोग पढ़े थे। देखिए, स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और क जो है बाएं से दाएं जाता है। इस प्रकार इसको हम शक पढ़ लेंगे। देख लिए, एरो बना देते हैं स के लिए और क के लिए। इसी टाइप से एरो बनेगा। एरो आपको लिखना नहीं है, पहले भी मैंने कई बार इस बात को बताया है। तो देखिए, ये आपका शक हो गया, स और क। शक को अब आप कहेंगे ये दूसरा स है, इसको भी क लिखेंगे। इसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि जहाँ पर एंगल बनता है, कोण बनता है, तो इसको लिखने में आसानी होती है, इसलिए हम इसका कम यूज करेंगे और बाकी सामान्य रूप से इसी तरह से हम यूज करेंगे। ये आपका हो गया शक। इसी प्रकार दूसरा शब्द है, आगे हम देखते हैं लर। तो ल हम लोग 2 प्रकार से पढ़ें, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे, और र भी 2 प्रकार से पढ़ें। तो देखिए, ऐसे मिला दिए, तो यहाँ तक हो गया ल, और यहाँ से नीचे ये हो गया र। इस प्रकार आपका बन गया लर। लर लिखने का और भी तरीके हो सकते हैं। ल और र एक नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसका एरो ऐसे बना देते हैं। इतना एरो बनाना संभव नहीं है, वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा। आप इसको स्थिर से देखें, वीडियो को न हो तो रोक करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप ना करेंगे। वीडियो स्किप करेंगे फिर आप समझ नहीं पाएंगे और आगे आपको परेशानी ही रहेगी। और फिर अनावश्यक रूप से कमेंट में आप कहेंगे कि आपने ये नहीं बताया, आपने ऐसे नहीं बताया। उससे बेहतर है कि आप इसी को स्थिर से देखें, थोड़ा सा रुक करके देखें। इस तरीके से भी लर हम लिख सकते हैं। ल चूंकि ऊपर से नीचे भी जाता है, और र तो नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे जाता है। लर के और भी तरीके हो सकते हैं, ल र, चूंकि ल ऊपर से नीचे और र भी ऊपर से नीचे। इसी प्रकार हम लोग दूसरा शब्द देख लेते हैं, पख। प है, ऊपर से नीचे आता है। व्यंजन पतली रेखा वाली व्यंजन है, इसलिए इसको ज़्यादा दबाव ना देना। अका बाएं से दाएं ही होता है। यही आपका पक हो गया। एरो बना दें तो ऐसे और ऐसे आएगा। हाथ को उठाना नहीं है, अब यथासंभव एंगल बनाते हुए ही लिखना। अब इसको इस तरह से लिख देंगे, पक, सब हो जाएगा पक। इसी प्रकार देखिए, सेम व्यंजन को यदि आपको मिलाना है, पप लिखना है, तो प हम लिख देंगे, ऊपर से नीचे आता है, फिर यहाँ से प लिख देंगे। 2 प को हम लोग जोड़ देंगे, वही पप हो गया। लल भी 2 तरह से जुड़ जाएगा। इसको दोनों ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं। तो यही तरीका मेरे समझ से
बेहतर है। चच भी है, एक च लाइन तक लाइए, दूसरा च लाइन के नीचे ले आइए, ये दोनों मिला देने से चच हो गया। इसी प्रकार से कोई भी सेम व्यंजन को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ शब्द है, ये लिखा हुआ है कप। तो एक इस तरह के शब्द को लिखने में एक नियम का यूज होता है। जैसे जब कोई ये पड़ी रेखा वाले व्यंजन आ जाए, जैसे कवर्ग आपको बताए थे, माना अंगा बताए थे, ये सब जो व्यंजन हैं वो सब पड़ी रेखा वाले व्यंजन हैं। तो नियम कहता है कि यदि पड़ी रेखा के बाद खड़ी रेखा वाले व्यंजन आते हैं तो पड़ी रेखा को लाइन के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम क को लाइन से ऊपर स्टार्ट करेंगे, आप पा को लाइन तक लाएंगे, ये हो गया कप, क पा, क पा। इसी प्रकार से यदि आपको नप लिखना है तो कैसे लिखेंगे, न, फिर देखिए ये पड़ी रेखा वाले व्यंजन हैं और पा जो है खड़ी रेखा वाला है, तो न और पा लिख देंगे, नप हो गया। इसी प्रकार से नट लिखना है, सेम नियम है, न पड़ी रेखा, ट खड़ी रेखा, क पड़ी रेखा, ब खड़ी रेखा। कब थोड़ा सा पेंसिल को दबा देंगे, इसी प्रकार से आपको लिखना। ये तो हो गए 2 अक्षर वाले शब्द। अब हमको 3 अक्षर वाले शब्द भी लिखना है। इसमें भी वही नियम देख लेना है कि यदि पड़ी रेखा के बाद खड़ी रेखा आ रही है तो उसको लाइन के ऊपर से, तो पड़ी रेखा है म न, आप पा लिख देना है, मनप। इसी प्रकार से हाथ उठाना नहीं है, इस तरीके से लिखना है आपको, मनप, मनप। एक बार और हम लिख दिए। गरम, ग देखिए बाएं से दाएं जाता है, र 2 प्रकार से होता है, अम्मा भी 2 प्रकार से है, तो हमको एंगल बनाना है, ऐसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं नरम। लेकिन यदि हम एंगल बना देते हैं तो और बेहतर है, ग र म। देखिए यहाँ पर एंगल बनाना ही बेहतर रहेगा, तो इसको न लिख के इसको यूज करें। इसी प्रकार और है, नमक है, न भी 2 प्रकार से, म भी 2 प्रकार से और क 1 प्रकार से। न, लेकिन सब जो है न भी, म भी और क भी जो है बाएं से दाएं की ओर ही जाता है, तो न लिख दिए, यहाँ से म लिख दिए, क लिख दिए, नमक हो गया। कोई काटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे। तो इसमें देखिए आपको दोनों को काटना पड़ेगा, न को भी काटना पड़ेगा और म को भी काटना पड़ेगा। इसमें समय का बहुत महत्व है। यदि आप काटने में जो समय लगा रहे हैं, इसी को आप दूसरा व्यंजन में यूज करेंगे तो एक शब्द आप आसानी से लिख सकते हैं और आपके समय का बचत भी होगा। इसलिए इसको न यूज करके यथासंभव बिना कटे हुए व्यंजन को ही हम लोग को यूज करना। तो ये आप 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिए, 3 अक्षर वाले शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि कैसे लिखी जाती है। अब हम 4 अक्षर वाले शब्द को देखेंगे, तो सब नियम वही रहेगा जैसे ऊपर वाला था। जैसे ब को हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे आता है, र 2 प्रकार से है तो वो ये दे दिए, नीचे से ऊपर लगे। त ऊपर से नीचे आता है, 2 प्रकार से है तो चूंकि एंगल बनाते हुए करना है। त न भी जो है 2 प्रकार से होता, इसको कर देंगे। न को हम इसको ऊपर से लिख सकते थे, लेकिन चूंकि उसमें काटने पड़ेगा जिसके कारण उसमें समय का अनावश्यक बर्बाद होगा, इसलिए हमको इसी टाइप से लिख देना है। खटमल में देख लेना है, ख देखिए पड़ी रेखा है, ट है जो खड़ी रेखा है, तो इसको पहले हम ख काटेंगे बाद में, पहले हम लिख लेंगे ख ट म ल। देखिए कितना सुचारू तरीके से लिखा गया। इसी प्रकार है मलमल, म लिख दिए, म भी 2 प्रकार के होता है, ल भी 2 प्रकार के होता है, म ल, फिर यहाँ से म देंगे, फिर यहाँ से ल, मलमल। मतलब जो व्यंजन जैसे लिखी जाती है हम लोगों को वैसा ही लिखना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर और बाएं से दाएं, जो जैसे जाता है उसको उसी प्रकार से लिखना है। मेरे अनुसार आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब इस पर आधारित कुछ जो होमवर्क है वो आप किताब से ले लें। तो इसका चैप्टर जो है ये 5 चैप्टर को आप बनाएंगे। यदि आपके पास किताब नहीं है तो आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले लें। 7 तक इधर है और बाकी इधर है, बाकी भी आपको हम ये कर देते हैं।
तो ये कल के लिए आपका होमवर्क रहा, किससे संबंधित, व्यंजनों को मिलाने से संबंधित। कल हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें पहले आपका एक्सरसाइज 5 को हल करके देंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज आगे बनाना सीखेंगे। तो आइए अब आगे हम लोग बनाते हैं। तो अगला चैप्टर जो है स्वर है, मतलब स्वर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अब अभी तक आप वर्णमाला में विभिन्न व्यंजनों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और व्यंजनों को मिलाने की जानकारी भी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग स्वर के साथ व्यंजनों को मिलाने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं, उसी प्रकार हिंदी आशुलिपि में भी स्वर हैं, जिसमें कुल स्वरों की संख्या 4 है। प्रत्येक का नाम है, देखिए जैसे इसका नाम है मोटे बिंदु, नाम से ही स्पष्ट है। देखिएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये बिंदु जो है मोटा है, इसलिए इसको मोटे बिंदु कहते हैं। ये उसी प्रकार से दूसरा है मोटे डैश, देखिए इसका ये डैश है जो मोटा है, इसलिए इसका नाम मोटे डैश है। फिर है आपको हल्के बिंदु, बिंदु जो है हल्का है। फिर ये है हल्के डैश, इसको हल्के डैश के रूप में हल्का से लिख देना। फिर प्रत्येक के 3 प्रकार होते हैं। मोटे बिंदु के भी 3 प्रकार हैं, मोटे डैश के भी 3 प्रकार हैं, हल्के बिंदु के भी 3 प्रकार हैं और हल्के डैश के भी 3 प्रकार हैं। तो इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि ये जो कह रहे हैं 3 प्रकार हैं, तो उसका यूज कहाँ होगा, कैसे होगा। तो उससे पहले हम लोग कुछ व्यंजन के बारे में विस्तार से जान लेंगे। जैसे हम लोग कोई भी व्यंजन लिखते हैं, जैसे हमने का लिख दिया, तो कोई भी व्यंजन लिखते हैं तो इसको हम शॉर्ट हैंड की दृष्टि से इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। ऐसे तो आप कई भाग में इसको काट के बांट देंगे, लेकिन हमको शॉर्ट हैंड की दृष्टि से इसको केवल 3 भाग में ही बांटना है। चाहे पड़ी रेखा हो, चाहे खड़ी रेखा वाला कोई भी व्यंजन हो, 3 भाग में ही बांटेंगे। लेकिन ये 3 भाग जो बांटेंगे तो ये व्यंजन के दोनों साइड हो सकता है। यदि पड़ी रेखा है तो इसके ऊपर भी 3 भाग हो गए। गौर से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें यदि आप ये स्किप कर गए तो आप समझिए आपको आगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। उसी प्रकार से देखिए, नीचे भी 3 स्थान हो गए, ऊपर में भी 1 2 3 स्थान हो गया। यदि इस टाइप के खड़ा व्यंजन है तो इसको भी हो गया 1 2 3, और इधर भी हो गया 1 2 3। तो अब ये 1 2 3 जो हम लिख रहे हैं, इतना तो आप समझ गए कि किसी भी व्यंजन में 3 स्थान होते हैं, या हम लोग उसको सुविधा की दृष्टि से बनाते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड में। अब देखिए, यदि इस टाइप के व्यंजन है तो इसमें व्यंजन और स्वर का खेल होगा। कहने का मतलब, यदि इस टाइप के कोई व्यंजन आएगा, पा हम लिख दिए, पा हो, पवर्ग हो, या टवर्ग हो, चवर्ग हो, इस टाइप के कोई भी हो, तो इसमें यदि स्वर इससे पहले आएगा तो स्वर हम पहले आएगा तो इधर लिखेंगे। अब पहले में यदि प्रथम स्थान का स्वर आएगा तो पहले इधर दे देंगे। यदि व्यंजन के पहले द्वितीय स्थान का स्वर आएगा तो यहाँ पर देंगे। अब व्यंजन के पहले यदि तृतीय स्थान का स्वर आएगा तो यहाँ पर देंगे। इसको गौर से देखना है, एक बार नहीं 2 बार देखिए, आप अच्छी तरह से इसको समझिए, क्योंकि पूरा जो है शॉर्ट हैंड है, उस सबसे मेन चैप्टर यही है। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं, जैसे पा आ गया, पा के बाद कोई स्वर आया, जैसे हमको लिखना पा, तब पा जोड़ आ, मतलब पहले पा है तो व्यंजन है, अब बाद में है स्वर, तो बाद में है स्वर तो उसको हम इधर ही बैठाएंगे। अब किस स्थान का स्वर है ये हम आगे आपको बता देंगे। यदि द्वितीय स्थान का कोई स्वर आएगा तो हम बाद में बैठाएंगे, द्वितीय में आने वाले। यदि बाद में तृतीय स्थान का स्वर आएगा तो यहाँ पर बैठेगा।
ये हो गया इस टाइप में, मतलब स्वर देखिए हमने लिख भी दिया है कि यदि इस टाइप के व्यंजन में स्वर पहले आएंगे तो हम उसको बाएं तरफ लिखेंगे, और यदि स्वर व्यंजन के बाद आएगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, दाएं तरफ लिखेंगे। इसी प्रकार देख लीजिए आप, यदि पड़ी रेखा वाला है व्यंजन है और इसमें स्वर यदि इसके पहले आता है प्रथम स्थान का तो ऊपर में देंगे, देखिए लिख दिए हैं। और यदि 3 स्थान हम पहले बांट लेते हैं, यदि इसके पहले आएगा द्वितीय स्थान का स्वर तो बीच में दे देंगे। और पड़ी रेखा इस तरह का वर्ग मानांगा है, इसके पहले यदि स्वर आता है तो हम तृतीय स्थान का है तो ऊपर में ही देंगे। इसी प्रकार इस व्यंजन के बाद में यदि स्वर आता है प्रथम स्थान का स्वर तो बाद में आएगा तो नीचे में दे देंगे, देखिए लिख दिए हैं। यदि बाद में आता है व्यंजन के बाद द्वितीय स्थान का स्वर तो बीच में दे देंगे। व्यंजन के बाद यदि तृतीय स्थान का स्वर आता तो नीचे में दे देंगे। तो इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, वीडियो को रोक करके 2 बार 3 बार करके समझ लीजिए। अब हम लोग आते हैं कि ये जो स्वर है, अभी हम आपको बताएं कि स्वर 4 प्रकार के होते हैं, मोटे बिंदु मोटे डैश और हल्के बिंदु हल्के डैश। अब देखिए प्रत्येक जो स्वर है, प्रत्येक स्वर का 3 भेद होता है। जैसे मोटे बिंदु के प्रत्येक का 3 स्थान होता है। प्रथम स्थान ये प्रत्येक में द्वितीय स्थान होगा और ये तृतीय स्थान होगा, ये सब में वही होगा, प्रथम स्थान द्वितीय स्थान तृतीय स्थान। इसी प्रकार से और भी पहले आपको हम दिखा देते हैं। ये मैं लिख के इसलिए रख लिया हूँ ताकि आपका समय बचे। ये भी देखिए हल्के बिंदु के है, पढ़ते समय आपको हम फिर विस्तार से बताएंगे। ये द्वितीय स्थान का है, ये तृतीय स्थान का स्वर है। इसी प्रकार हल्के डैश में भी आ जाएंगे, ये प्रथम स्थान का स्वर हो गया, ये आपको द्वितीय स्थान और ये तृतीय स्थान, मतलब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस के जो हैं स्वर होते हैं। अब प्रत्येक स्वर जैसे मोटे बिंदु है, अब इसको हम पहले बताए थे कि इसमें इसके 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन? आ पहला होता है, दूसरा होता है ए और तीसरा होता है दीर्घई। आज जब भी आएगा किसी व्यंजन के पहले या बाद में आएगा तो उसको प्रथम स्थान पर ही लिखा जाएगा। ए जब भी आएगा तो ये द्वितीय स्थान पर ही आएगा, चाहे व्यंजन के पहले आए या व्यंजन के बाद आए। इसको ई नहीं पढ़ना है, इसको दीर्घई है, इसलिए ई भी 2 प्रकार का होता है और ऊ जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर दीर्घई है, तो ये दीर्घई जब भी आएगा किसी व्यंजन पर तो तृतीय स्थान पर ही आएगा, वो चाहे व्यंजन के पहले आए या व्यंजन के बाद आए। तो आइए अब इसको हम इस पर कुछ शब्द बना करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, अब लिखना है, ये मोटे बिंदु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब तो इसमें सर्वप्रथम आपको व्यंजन लिख देना है। तो व्यंजन आप पहचानिए, ब व्यंजन है और अ स्वर है, तो पहले हम बा लिख देंगे। अब ब में हम आपको बताए थे खड़ी रेखा में यदि स्वर पहले आता है तो बाएं तरफ देंगे, पहले आता है तो बाएं तरफ देंगे। बाएं तरफ ये किस स्थान का है, इसमें बताए थे आपको कि ये कोई भी व्यंजन में तृतीय स्थान होता है। इसमें यदि पहले आएगा प्रथम स्थान पर तो यहाँ देंगे, द्वितीय स्थान पर आएगा पहले तो यहाँ, तृतीय स्थान पर आएगा तो यहाँ देंगे। और बाद में भी आएगा यदि व्यंजन के बाद तो सेम ही रहेगा, पहले स्थान द्वितीय स्थान तृतीय स्थान। तो देखिए, पहले हम बा लिख दिए, बा को हम 3 स्थान में बांट दिए, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। आज देख लें बा के पहले आ रहा है जो कि मोटे बिंदु के प्रथम स्थान का स्वर है। तो देखिए बा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो प्रथम स्थान होता है, बीच में दूसरा स्थान होता है और लास्ट में तीसरा स्थान होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो यहीं पर एक हम ये मोटे बिंदु जो पढ़ें इस टाइप का डॉट लगा देंगे। अब इसको हम पढ़ लेंगे अब। इसी प्रकार से और भी आपको एक्सरसाइज में बनाने के लिए मिलेगा, तो विस्तार से उसमें आप बना लेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। अब इसी को देखिए, द्वितीय स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर क्या आएगा? ए आता है, तो इसको कैसे लिखना?
एब लिखना है यदि आपको तो पहले व्यंजन लिख दीजिए। व्यंजन के पहले है और द्वितीय स्थान का है तो पहला स्थान और दूसरा स्थान। अब पहले है तो यहाँ दे देंगे, इसको पढ़ेंगे एब। ये देखिए बे है, तब बा का हम संधि विच्छेद कर लेंगे, बा जोड़ ए बराबर बे। तो इससे पता चल रहा है कि व्यंजन पहले है और स्वर बाद में है। तो पहले हम लिख दिए बा। अब बा के बाद आ रहा है ए। ए है जो मोटे बिंदु का द्वितीय स्थान का स्वर है, इसलिए बा के बाद द्वितीय स्थान पर देंगे ए। तृतीय स्थान का स्वर है दीर्घई, तो अब हमको लिखना है ईब। तो पहले व्यंजन हम लिख देंगे, व्यंजन के पहले है ई, तो पहले का मतलब इस साइड में देते हैं, प्रथम स्थान द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान का स्वर है, ये हो गया ईब। अब देखिए बी लिखना है, तो पहले व्यंजन है उसके बाद स्वर है, तृतीय स्थान का है इसलिए बा के बाद ई दे देंगे। इसी प्रकार से बनाना है। इसी प्रकार से देखिए आट लिखना है, आ दे दिए और टा दे दिए। एट लिखना है, टा के पहले है ए जो द्वितीय स्थान का स्वर है। हमको ईट लिखना है, तो पहले हम देख लेते हैं, व्यंजन है टा और स्वर है ई, तो पहले हम व्यंजन लिख लेंगे। दीर्घई है, दीर्घई को हमको दिमाग में रखना है कि दीर्घई है मोटे बिंदु का है जो तृतीय स्थान का है, और टा से पहले आया है तो पहले में पहला स्थान रहता तो यहाँ देते, द्वितीय स्थान रहता तो यहाँ देते, और तृतीय स्थान है मतलब लास्ट प्लेस में तो यहाँ इसको ईट पढ़ लेंगे। इसी को आप देखिए ये सेम है, लेकिन अंतर यही है कि इसमें स्वर पहले आया था और इसमें स्वर बाद में, टा जोड़ ई, इसलिए इसी को हम पलट के लिख देंगे, ये टी हो जाएगा। तो ये आप मोटे बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। आप मोटे डैश के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो यदि फास्ट लग रहा है तो आप इसको कम स्पीड करके भी आप देख सकते हैं आसानी से। एक बार, दो बार, तीन बार देखिए और समझिए। अब देखिए हम लोग मोटे डैश के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें भी 3 स्थान ही होते हैं। सब नियम समान रहेगा जैसा आप पीछे पढ़ रहे थे। अंतर ये हुआ कि इसका प्रथम स्थान पर आ, द्वितीय स्थान पर बदल जाएगा ओ, और तृतीय स्थान पर बदल जाएगा ऊ नहीं, दीर्घऊ। और उसमें मोटा बिंदु टाइप के लिख रहे थे, तो इसमें मोटे डैश टाइप के लिखना, यही अंतर है। अब देखिए जैसे आपको लिखना है आप, पहले हम देखेंगे व्यंजन क्या है, प के पहले है आ, पहले आ है जो प्रथम स्थान का स्वर है मोटे डैश का, यहाँ पर ऐसे बैठा देंगे, ये हो गया आप। पा है तो सेम चीज़ यही है, लेकिन इसमें व्यंजन बाद में, इसलिए पा जोड़ा दे देंगे पा। ओप है जो द्वितीय स्थान का स्वर हो गया, ही पहले पा हम लिख लिए, पा ही व्यंजन था, व्यंजन के पहले ओ है द्वितीय स्थान का स्वर, यहाँ बैठा देंगे। अब इसी को पलट देंगे, चूँकि पो है, पहले पा बाद में स्वर है द्वितीय स्थान का मोटे डैश का, पो हो गया। ऊट है, टा के पहले है ऊ जो मोटे डैश का ही है, तृतीय स्थान का स्वर है। अब इसी को है टू लिखना है, ये चूँकि टा के बाद तृतीय स्थान का है, दीर्घऊ है, तो टा के बाद तृतीय स्थान। आप, पा, ओप, पो, ऊट, टू। अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं। हल्के बिंदु आप पढ़ें, हल्के बिंदु में भी सब नियम वही रहेंगे, खाली इसका मान बदल जाएगा। प्रथम स्थान पर ऐ होगा, द्वितीय स्थान पर औ होगा, और तृतीय स्थान पर हर्षई होगा। देखिए समझिए कैसे लिखते हैं। पहले व्यंजन 2 है, न, अक्का, पहले हम व्यंजन लिख लेंगे। अब न के पहले है ऐ जो प्रथम स्थान का है, देखिए ये सॉरी थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको हल्का बैठाना। ऐ, अन्ना, अक्का, चूँकि हम लोग पढ़े थे कि पड़ा व्यंजन में स्वर यदि आता है तो स्वर पहले आता है तो उसके ऊपर में दिया जाता है, चाहे जिस स्थान का हो। तो देखिए इसमें ये प्रथम स्थान का था, इसलिए प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, तो प्रथम स्थान पर ही हम देंगे। औरत पहले लिख देंगे रा और ता, जो व्यंजन है उसको पहले आपको लिख देना है। अब देखिए इस टाइप के हैं तो इसके पहले ऊपर होगा और बाद में नीचे होगा, तो चूंकि ये पहले है द्वितीय स्थान का स्वर है, औ और रा, औरत हो गया। इसी प्रकार से आपको इस लिखना है, तो सा के पहले पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर है। इधर से भी लिख सकते हैं इस, यही हो गया। अब पैन लिखना है तो पा और न दे दिए,
पा के बाद आ रहा ए, जो प्रथम स्थान का स्वर है, बाद में है, तो पा यहाँ से स्टार्ट किए थे। पैन, पाउस, पा और सा लिख दिए। पा के बाद है औ, द्वितीय स्थान पर है पाउस। पी, ये लिखते समय, हिंदी लिखते समय पहले हम हर सही लिखें तब पी लिखें, लेकिन पढ़ रहे हैं कैसे, पा के बाद है ये, तो पा के बाद है तो हम लोग देख चुके थे। पा बाद में आएगा तो इधर दे देंगे, जिस स्थान पर आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, पी हो गया। तो अब तक हम लोग पढ़ चुके मोटे बिंदु, मोटे डैश, हल्के बिंदु भी पढ़ चुके। अब हल्के डैश के बारे में पढ़ लेते हैं। हल्के डैश में भी देखिए सब नियम सेम रहेगा, खाली इसका मान बदल जाएगा। पहला होगा आई, दूसरा होगा अन, अनुस्वार जो होता है। तीसरा होता है हर्षऊ, दीर्घऊ नहीं पढ़ना। तो देखिए इसी बेस पर अब इसको बनाते हैं। जैसे आई पे लिखना, इसमें व्यंजन है प, आई जो आ रहा है दो व्यंजन है, दो स्वर है, तो प के पहले इसको हम देंगे, प्रथम स्थान पर है। आई हल्का डैश देंगे। द्वितीय स्थान पर अंत लिखना है, ताकि पहले है, देख रहे हैं, मतलब व्यंजन के पहले स्वर है, द्वितीय स्थान का हल्के डैश का है, तो इसको बाएं तरफ पहला दूसरे स्थान पर दे देंगे। उस लिखना है तो इस तरह से लिखे, इसके पहले इधर आएगा, प्रथम स्थान का हो, द्वितीय स्थान का हो, तृतीय स्थान का हो। तो देख लेते हैं, ये हर्षऊ है जो हल्के डैश का, तृतीय स्थान का, तो यहाँ पर बैठा देंगे। इसी प्रकार यदि आपको पाइप लिखना है, पाइप, तो प और प दो व्यंजन देंगे, इसको पहले संधि विच्छेद करना, प जोड़ आई जोड़ प। तो इसमें देखना पा के बाद है, इससे मिलाना है, न कि इसको इसके साथ नहीं मिलाना, इसको मिलाना है। आगे जब नियम आएगा तो आपको बताया जाएगा, अभी जैसे बताया जा रहा है उतना ही तो लिखिए। पा के बाद आई है तो हो गया पाई। मान लीजिए सपोज आपको सिर्फ पाई ही लिखना रहता, तो पा के बाद देते आई, पाई। पा है, एक और पा जोड़ देते हैं, पाइप हो गया, लेकिन हाथ को उठाना नहीं। इसी प्रकार से देखिए पंत, तो पा और ता लिख दिए। पा के बाद आ रहा अन, जो हल्के डैश का द्वितीय स्थान का स्वर है, तो पा के बाद हम लोग पढ़ चुके हैं, यह हो गया पंत। सु है, इसको उसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। अब सु है, सा जोड़, देखिए संधि विच्छेद करने से आपको पता चल जाएगा कि हर्षऊ है ना, सा जोड़ो, तो पहले व्यंजन है, उसके बाद स्वर है, स्वर है उ, जो हर्षऊ है, हल्के डैश का, तृतीय स्थान का स्वर है। अब देखिए सा के बाद आ रहा है, तो बाद में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान दे देंगे, सु हो गया। या इधर से भी यदि आप लिखते हैं तो ये आपको सु माना जाएगा। इस तरह से आपका स्वर जो है पूरा क्लियर हो गया। तो आगे चैप्टर बनाने के लिए दो नियम और आपको पढ़ना पड़ेगा। वो दोनों नियम क्या है, वार एवं चंद्रबिंदु का नियम कहता है, इसको भी समझ लेते हैं। यदि किसी व्यंजन पर पहले या बाद में कोई स्वर आता हो एवं उसी स्वर पर चंद्रबिंदु या अनुस्वार आ जाता है, तो स्वर के स्थान पर ही एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा लगा देने से स्वर प्लस अनुस्वार या चंद्रबिंदु का बोध हो जाता है। अब कैसे, देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान जाए आपको लिखना है आंच, देखिए चंद्रबिंदु है, इसमें व्यंजन कौन है, च। इसको पहले आप ऐसे समझिए, आच लिखना सीखिए, तो च हो गया, यह हो गया। इसके अनुसार ये मोटे डैश का प्रथम स्थान का था, तो ऐसे लिखते थे। ये क्या है, ये हो गया आच, लेकिन आपको लिखना क्या है, आंच लिखना है, शुद्ध करना है। तो हम ये जो लिख रहे थे, इसी को हम एक घुमावदार आंकड़ा लगा देंगे, तो इसको क्या माना जाएगा, आंच माना जाएगा। समझ में आया। कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे पेंच लिखना है आपको, पा और च। पा के बाद है ए, जो मोटे बिंदु का द्वितीय स्थान के हैं, बाद ये हो गया पेच, पेंच नहीं हुआ, ये पेच हुआ। इसी को यदि हम घुमा देंगे तो इसको हम
पेंच पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चंद्रबिंदु का बोध किया, यहाँ देखिए ये अनुस्वार का बोध कर दिया। इसी प्रकार से एक शब्द और आपको लिख देते हैं। यदि आँख लिखना है तो पहले लिख दीजिए ख। अब ख के पहले स्वर आ रहा आ, अब आ पर ही ये है तो इसी को हम घुमावदार आंकड़ा लगा देंगे, आँख लिखेंगे। तो इसमें देखिए इसका किताब है उसमें कुछ और इस टाइप से दिया हुआ, तो ऐसे बैठाने की आवश्यकता नहीं है। आप घुमावदार आंकड़ा का ही यूज करें और आपको शब्द पर पकड़ होनी चाहिए कि आँख में चंद्र खाली होगा कि चंद्र बिंदु होगा, आपको इसको अच्छी तरह से देख लेना है। एक नियम और है, दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, इतना नियम यदि आप इसको देख लेते हैं तब आपका जो है एक्सरसाइज 6 से एक्सरसाइज 13 तक आप आसानी से बना लेंगे। अब देखिए ये क्या नियम कहता है, ये कहता है कि यदि किसी व्यंजन के बाद कोई तृतीय स्थान का स्वर आता है, जैसे हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, तथा उसके बाद कोई और दूसरा व्यंजन आ जाता है, तो प्रथम व्यंजन के बाद आए हुए तृतीय स्थान का स्वर जो है वो वहाँ न पढ़ करके उसके बाद में जो व्यंजन आया था उसके तृतीय स्थान के पहले दिया जाता है। अब देखिए ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा, एक शब्द लेकर के उसको बताते हैं तो आपको समझ में नहीं अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे में कोई शब्द लीजिए, आप मूल लीजिए, एक शब्द है, सर्वप्रथम इसको हम ये कर देते हैं। कैसे कैसे बना है, म है, जोड़ दीर्घऊ है और जोड़ ल है। तो देखिए नियम कहता है कि यदि कोई व्यंजन आ जाए, इसके बाद कोई तृतीय स्थान का स्वर आ गया, यहाँ भी देख रहे हैं कोई व्यंजन आ गया म, उसके बाद तृतीय स्थान का स्वर आ गया और इसके बाद कोई और दूसरा व्यंजन आ गया, तो कहता है ये वाला जो है इस दीर्घऊ जो है माँ पर न पढ़ करके इल्ला के तृतीय स्थान के पहले दिया जाएगा। अभी तक जो आप पढ़े थे उसके अनुसार मूल ऐसे लिखते आप, माँ के बाद तृतीय स्थान है तो नीचे आएगा पहला, दूसरा, तीसरा मूल। लेकिन कहता है ऐसे ना पढ़ करके ये नियम जो है ये वाला यहाँ ना पढ़ करके ये व्यंजन के तृतीय स्थान के पहले पड़ेगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ मूल पड़ जाएगा। एक दो शब्द और देख लीजिए, फूल ले लीजिए आप, सेम है, पहले व्यंजन है फा और ल, फा के बाद तृतीय स्थान यहाँ आ रहा है तो यहाँ पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना पढ़ करके कहाँ पड़ेगा, ये बाद वाला व्यंजन के तृतीय स्थान के पहले, पहला, दूसरा, तीसरा, यही फूल हो गया। यदि आपको मिल लिखना है, लिखेंगे माँ के बाद ई है तो यहाँ नहीं पड़ेगा, ये इसको तृतीय स्थान के पहले देंगे, मतलब माँ को ऊ के साथ ना लिख करके ऊ को ला के साथ लिखेंगे। एक और शब्द है पूंछ, देखिए इसमें अनुस्वार भी है, चंद्रबिंदु भी है, प्लस तृतीय स्थान का स्वर भी है, तीनों है। तो पहले आप लिखिए पा, अच्छा पहले के अनुसार आपको खाली ये लिख दिए, ये हो गया पूछ, लेकिन आपको लिखना क्या है, पूंछ। पा के बाद ये जो हम नियम क्या पढ़े थे कि जो स्थान पर स्वर आता है यदि उस पर अनुस्वार या चंद्रबिंदु आता है तो उसी को हम गोलाकार कर देते हैं, तो इसी को आप गोलाकार कर देंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूंछ। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों जो नियम है काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है, ये भी आपको। तो अब मैं आपको आज का होमवर्क दे देता हूँ। हाँ तो देखिए आपको हम बोल रहे थे कि जो नियम आज पढ़े हैं उसके बेस पर यदि आपके पास किताब नहीं है तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट करके इसको बनाइए। देखिए अभ्यास 6 का प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है हिंदी में अनुवाद करें, इसको आपको पकड़ना है। 1 नंबर में देखिए क्या इसी प्रकार से है, अब बे ती टे जे लो री में नासो, इसी टाइप से आपको पूरे 1 से 6 तक बना लेना है। ये अभ्यास 7 है,
जिसमें आपको संकेत लिपि में इसको लिखना है। तो पहला लिखना है कैसे, देख लीजिए, पा लिखना है, पूरे स्वर से मिला जुला लिखा हुआ। तो पहले हम लिखेंगे पा। अब सोचेंगे कि आ कैसे लिखें, तो पूरे स्वर में याद करना है। तो ये मोटे डैश का प्रथम स्थान का स्वर है, बाद में आया है, तो इसको हम यहाँ पर बैठाएंगे। ये आपको हो गया पा। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, मतलब अच्छी तरह से इसको याद करना है स्वर को, उसके बाद उसी आधार पर आपको बना लेना है। अब आपको ला लिखना है, तो ला दो प्रकार से, एक नीचे से ऊपर ला कर दिए, इसको हम लू भी पढ़ेंगे जब ऊपर से नीचे लिखेंगे। तो चूंकि हम नीचे से ऊपर की ओर लिखे थे, इसलिए इसको हम ला पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप पूरा जो है इसको अच्छी तरह से बना लेंगे। फिर हम इसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में शुरू में ही बता देंगे। अगला चैप्टर है अभ्यास है, अभ्यास 8 है। इसको भी देखिए हिंदी में अनुवाद करना, ता, दो, धो, थे, थी, दी, इस प्रकार से आपको बना लेना है। अभ्यास 9 है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी आपको बना लेना है, सभी स्वरों को मिला करके दिया हुआ है। ये देखिए अभ्यास 10 है। अभ्यास 10 में हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें आपको पकड़ना है काम, साम, नाव, चील, खाद, खाल, इसी प्रकार से अभ्यास 11 है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके आप कहीं नोटबुक में ले लें, किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी आपको एक्सरसाइज के माध्यम से दे रहे हैं। इसमें बनाना है संकेत लिपि में। जैसे पहला आपको बनाना है टीम। एक्सरसाइज हम लोग 11 देख रहे थे। पहला है टीम। टीम यह है, तो पहले हम इसको लिख देंगे टा और म। अब टा जोड़ दीर्घई जोड़ म। तो यदि किसी व्यंजन के बाद कोई तृतीय स्थान का स्वर आता है, उसके बाद कोई दूसरा व्यंजन आता है, तो पहले व्यंजन पर आए हुए तृतीय स्थान का स्वर वहाँ न पढ़ करके बाद में आने वाले व्यंजन के तृतीय स्थान के पहले दिया जाता। तो उसी दे देंगे, बाद में व्यंजन है तृतीय स्थान के पहले, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, पहले आएगा तो ऊपर हो। ये टीम हो गया। इसी प्रकार से आपको अच्छी तरह से इसको बना लेना। यदि और बनाना चाहें तो देखिए आपको ये यहाँ तक बन जाएगा। एक्सरसाइज 12 है, इसको भी आप ये नोट कर लें। सा, सी, ओस, इस, आस, सो बना लेना है। और एक्सरसाइज 13 है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए स्वर पूरे आपको याद अच्छी तरह से होने चाहिए। दास, मान, नाम, इस, रोस, मूसा। तो ये आपको 6 से 13 तक हो गया, मतलब टोटल एक्सरसाइज आपको हो गया 8 एक्सरसाइज हो गया। इसको आप यदि एक दिन में बनाते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो जैसा आपको सुविधा लगे उस दृष्टि से इसको आप बनाएं और मेहनत करें। हम इसका आंसर जो है अगले में दे देंगे। इसके बाद से आपको जो है कुछ और नियम है और शब्द चिन्ह स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में अगले चैप्टर में बताएंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चूँकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे मेरा मनोबल जो है पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पा रहा है। अतः चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। आपको कहीं भी अदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो जो बताते जा रहा हूँ इसको आप ध्यान में रखें। मेरा कहना है 50 क्लास स्टेनो पास। ओके, अंत में आपकी शुभकामनाओं सहित जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।